नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी का एक ही ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 37वां चैप्टर, जिसका टॉपिक है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो यह टॉपिक हमारे मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 का टॉपिक है, जिससे अक्सर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा एससी और एसटी को समझ लेते हैं। तो संविधान में परिभाषित देखते हैं। पहले तो संविधान में परिभाषित कौन से आर्टिकल में है। तो परिभाषित मतलब क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बताना है किस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो संविधान में परिभाषित एससी जो है आर्टिकल 366(24) में है, और एसटी जो है एसटी अनुसूचित जनजाति वह आर्टिकल 366(25) में है। और मेंशन कहाँ पे है, जिक्र कहाँ पे हुआ है, तो एससी का जिक्र हुआ है आर्टिकल 341 और एसटी का जिक्र हुआ है आर्टिकल 342। अब अगर रेशियो की बात करें, जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में एससी का और एसटी का कितना परसेंटेज है, तो एससी का परसेंटेज देखेंगे तो 15.6% है, और एसटी का देखेंगे तो 21.1% है। अब अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे, और एसटी का पूछा जा चुका है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, वो 20% से अधिक है। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताना था हमें। तो स्टेटमेंट हमारा सही था, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है एसटी की वो 21.1% है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हमें याद रखना है, ठीक है। कभी कभार एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कितना है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, 20%, 21.1%, 23.2% और 24%। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई 21.1% एसटी की जनसंख्या है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में, ठीक है। तो हर 5वां व्यक्ति जो है, हर 5वां मेल फीमेल जो भी हैं, तो वो हमारा कौन है, एसटी का है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, तो इंदौर में मिलते हैं। और एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, धार में है। तो धार में हमारे एसटी हैं, और एससी कहाँ पे है, इंदौर में है। अब न्यूनतम एससी की बात करें तो झाबुआ में मिलते हैं, और न्यूनतम एसटी की बात करें तो भिंड में मिलते हैं। तो आप जब मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको ऊपर साइड भिंड मुरैना साइड बहुत कम संकेंद्रण मिलेगा जनजातियों का, ठीक है। ये जो शहरिया है आपकी श्योपुर, अशोकनगर और इधर गुना वाले रीजन में है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे तो आप बहुत संकेंद्रण मिलेगा भिंड जिले में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और मान्यता प्राप्त कुल जनजातियाँ कितनी हैं, तो एससी है आपकी 48 और एसटी है 43। पहले 46 थी, लेकिन कीर, मीना और पारदी को 2003 में हटा दिया गया था, जिसके कारण इनकी जनसंख्या कितनी बची थी, 43। तो अगर ऑप्शन आता है तो 43, और फिर अगर 43 नहीं होता तो फिर 46, ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारा होगा 43। अब कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो एससी की जनसंख्या है 1,13,42,000, और एसटी कितनी है 1,53,16,000। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में हम जनजातियां देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख जनजातियां मतलब जो मध्य प्रदेश को लीड करके चलती हैं, जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है, जिनका एक बहुत विशाल कल्चर है, एक अलग ऑरा चलता है। तो उनमें सबसे पहली जनजाति आती है हमारी भील, जो कि मध्य प्रदेश की और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और फिर दूसरे नंबर पर आती है हमारी गौड़। तो गौड़ जो होती है यह जनजाति विस्तार में पहले नंबर की है मध्य प्रदेश में, ठीक है, इनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में है। अब फिर तीसरे नंबर पे आती कोल और फिर कोरकू। अब देखेंगे दूसरा अत्यंत पिछड़ी जनजातियां। तो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां क्या होती, जनजातियां तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे ही पिछड़ी हुई होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जनजातियों में भी कुछ और ज़्यादा पिछड़ी हुई होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, जिसको इंग्लिश में हम पीवीटीजी बोलते हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो मध्य प्रदेश में कितनी है, 3 है, और भारत में कितनी है, 75 है। 75 है मध्य प्रदेश भारत में, और मध्य प्रदेश में है 3। तो मध्य प्रदेश में 3 जो है वो कौन कौन सी हैं, तो आपकी सहरिया मिलेगी, भारिया मिलेगी और बैगा मिलेगी। अब सरकार क्या इनके लिए कुछ स्कीम वगैरह लेके आई है, तो जी हाँ, भारत सरकार ने एक पीएम जनमन योजना शुरू की है। तो पीएम जनमन योजना जो है वो किसके लिए है, तो पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप के लिए है। कितनी ट्राइबल के ग्रुप के लिए है, 75 ट्राइब्स के लिए है, ठीक है, 75 ट्राइब्स के लिए, जो कि कहाँ पे है, भारत में है। और कहाँ पे है, तो आपकी 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पीएम जनमन योजना है वह संपूर्ण भारत में लागू है, तो जी नहीं। कहाँ लागू है, तो 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में। इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसको 15 नवंबर 2023 को लेके आया था। कौन लेके आया था, तो केंद्र सरकार लेके आई थी, इसलिए इसका नाम क्या है, पीएम जनमन, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान,
जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से बन सकते हैं। एक तो पहला प्रश्न बन सकता है कि पीवीटीजी मध्य प्रदेश में कितनी है, और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जो पीवीटीजी हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, और इनके लिए कोई स्कीम है तो उस स्कीम का नाम क्या है। और पीएम जनमन का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब इसको लागू किया था ये भी पूछा जा सकता है, 15 नवंबर 2023, और कितने राज्यों में लागू किया गया, तो 18 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और अन्य जनजातियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनमें मुड़िया, उरांव, पनीका, पारधी, हलवा और भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी भील जनजाति पे। तो भील जनजाति देखो क्या होता है कि जो बड़ी जनजातियां होती हैं, फिर कुछ विशेष जनजातियां होती हैं, तो यह अपने शब्द को जारी करते हैं, ठीक है। तो भीली हिंदी शब्द को कब आया था, 2007 में आया था, इस चीज को याद रखेंगे। अब हम भील जनजाति जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे उनके सामान्य परिचय पे, हम उनका ओवरव्यू ले लेंगे कि उनके बारे में क्या क्या विशेष हैं। तो भील शब्द का जो उल्लेख मिलता है सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। भील शब्द का उल्लेख मिलता है सरित सागर ग्रंथ में। अब भील शब्द किस शब्द से बना है, तो भील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुष। तो भील शब्द भील से बना जिसका अर्थ होता है धनुष, और यह भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, भील आपकी। अब भीलों को देखो नाम रखे गए हैं, तो किसी ने बनपुत्र कहा है और किसी ने तीरंदाज कहा है। तो बनपुत्र किसने कहा है, कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा है और टॉलमी ने तीरंदाज कहा है, ठीक है। तो ये नाम हमें जो संज्ञाएं दी गई हैं इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और भीलों की अगर जनसंख्या देखें हम तो लगभग 60 लाख के आसपास है, जो कि परसेंटेज का कितना है, जनजाति जनसंख्या की परसेंटेज का लगभग 39% है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम इनकी जनसंख्या देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ मिलता है, तो भौगोलिक विस्तार में हम चर्चा करेंगे कि इनका जो भौगोलिक विस्तार है पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इनका भौगोलिक विस्तार देखने को मिलता है, जिनमें मालवा निमाड़ वाली रीजन शामिल है। अब अगर जिलों की बात करी जाए तो जिले कहाँ कहाँ हैं, झाबुआ, झाल, अलियासपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम। अब अगर कोई एक जनजाति है तो उसका कुछ मूल स्थान रहा होगा, तो कुंभलगढ़ क्षेत्र का जो ढोल नामक स्थान है राजस्थान में, तो भील अपना मूल स्थान मानते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि मूल स्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान का कुंभलगढ़ क्षेत्र में ढोल नामक स्थान जो है इनका मूल स्थान है भीलों का, ठीक है। इनकी को उपजातियां रही होंगी, तो उपजातियों पर अगर हम नज़र डालें तो इनकी उपजातियां हैं आपकी पटालिया, बरेला, भिलाला। भिलाला जो है सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी उपजाति है। उजला और तड़वी के बारे में बात की जाए तो जो औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब के प्रभाव के कारण जिन भीलों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन भीलों ने अपना इस्लाम धर्म अपना लिया, उनको तड़वी भील बोलते हैं, तड़वी भील। तो जो मुसलमान बन गए हैं, ठीक है। रथियास, राठ, उमड़ी, मदवी और बैगास। अब बैगास हमें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैगास को हम बैगा से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बैगास हमें याद रखना है कि भीलों की उपजाति है, ठीक है, और भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। अब वही तड़वी भील के बारे में लिखा है, देख सकते हैं आप। फिर इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सामाजिक स्थिति में कुछ सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बनाने वाले लोग होते होंगे, संचालित करने वाले लोग होते होंगे, तो उनको हम क्या बोलते थे, तो उनको बोलते थे पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा, ठीक है। तो यह क्या करते थे, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को चलाते थे, सुचारू रूप से संचालित करते थे। और क्या होता है कि जनजातियों में कुछ दहेज प्रथा भी होती है, कुछ जनजातियों में, तो ऐसी भीलों में भी दहेज प्रथा है जिसको हम दापा प्रथा बोलते हैं। और जैसे दहेज को खत्म करने के लिए सरकार अभियान चलाती है, तो भीलों में भी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया है जिसका नाम है साथीदार अभियान, ठीक है। तो भीलों में दहेज प्रथा को क्या बोलते हैं, हम दापा प्रथा बोलते हैं, दापा प्रथा बोलते हैं, जिसको खत्म करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया है। अब भीलों में गोत्र की बात करी जाए तो इनमें 71 गोत्र मिलते हैं, ठीक है। अब शांता प्रथा भीलों से संबंधित है जन्म संस्कार से, इसमें क्या होता है, नामकरण होता है। और गातला इनका एक मृतक संस्कार है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इनकी झूम कृषि को क्या बोलते हैं, चिमाता बोलते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में अगर हम नजर डालें तो इनकी झूम कृषि को चिमाता बोलते हैं। और जो भील जो है नंदना प्रिंट के कपड़े बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है, ठीक है। नंदना प्रिंट के जो कपड़े हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। फिर यह एक बांस से बनी हुई कोठी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक कोठी जो होती है अनाज रखने के लिए होती है, जो कि किसकी बनी होती है, बांस की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो कनगी बोलते हैं, ठीक है। तो कनगी अगर आ जाता है एग्जाम में तो पता होना चाहिए कि भीलों से संबंधित है। और कनगी का मतलब क्या होता है, तो बांस से बनी हुई एक कोठी है जो अनाज रखने के लिए प्रयोग की जाती है। अब अगर इनकी धार्मिक स्थिति पर नजर डालें तो यह प्रत्येक जनजाति क्या होती है कि देवताओं कुछ ना कुछ देवताओं को पूजती है।
तो क्या होता है कि हर काम के लिए इनके अलग अलग देवता होते हैं। तो ऐसे ही हम भीलों के देवताओं पर अगर नज़र डालें तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे सोबन माता। तो सोबन माता क्या काम करती हैं, तो पशुओं से रक्षा करती हैं, पशुओं के अटैक से रक्षा करती हैं, किसकी, भीलों की। और जस्सा देवी होती हैं, तो जैसे हम दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसी जस्सा देवी को लक्ष्मी बोलते हैं भील, ठीक है। तो लक्ष्मी को जस्सा देवी के रूप में भील लोग पूजते हैं। अब राजपंता, भीलट देव, बापदेव, खेड़ोमाई, गलदेव, कोहास देव और पिठौरा देव इनके अन्य प्रमुख देवता हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब क्या होता है कि इनका कुछ पूर्वज रहे होंगे, तो भील लोग कुछ का वंशज मानते होंगे ना खुद को, तो महादेव का वंशज मानते हैं। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव का वंशज मानती है, तो भील लोग महादेव को पूर्वज मानते हैं, महादेव का वंशज स्वयं को मानते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। गौरी नृत्य जो है भीलों से संबंधित है, और भीलों में जो प्रमुख नृत्य एवं त्यौहार जो होते हैं, प्रमुख नृत्यों को देख लेते पहले। तो नृत्यों में भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो और वीरवाल्या आपको देखने को मिलता है। और एक इनका विश्व प्रसिद्ध भीलों का कुंभ लगता है। तो कहाँ पे लगता है, राजस्थान में लगता है, राजस्थान में। और कौन सी नदियों का संगम होता है, तो जाखम, सोम और माही का संगम होता है। जब नदियों वाले चैप्टर में हम पढ़े थे, तो JSM नाम से हम ट्रिक बनाए थे, जाखम, सोम और माही। तो इसमें क्या होता है कि इन 3 नदियों का संगम होता है, और जहाँ पे संगम होता है उस संगम को बोलते हैं वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। तो उस संगम पे इनका मेला लगता है, जिसको भीलों को क्या बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, या फिर आदिवासियों को कुंभ बोलते हैं, ठीक है। अब सांस्कृतिक स्थिति में उनका देखें तो पिथौरा चित्रकला जो है भीलों से संबंधित है, और इसके जो फेमस चित्रकार रहे हैं तो उनका नाम है पेमा फात्या, ठीक है। आप क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों की पूजा करते हैं, जनजाति लोग क्या करती है, प्रकृति पूजा पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, और जिन भी लोगों का, जिन भी जंतुओं का, जिन भी चीज़ों का उनके जीवन में योगदान हो, सहायक करने के लिए, तो उनकी भी पूजा करती है। तो ये घोड़े की और सर्प की पूजा करते हैं भीली लोग, ठीक है। धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। इनका जो ताड़ी और रबड़ी क्या होता है, प्रिय पदार्थ होता है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ताड़ी और रबड़ी। इनके त्योहारों की बात की जाए तो इनमें भगोरिया होते हैं, देवासा, गल, दोड़ी, इंदल और डोहा इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अब कुछ अलग विविध पे चलते हैं। तो विविध में अगर के देखते हैं तो इनके घरों को क्या बोलते हैं, हम कू बोलते हैं, और इनके मोहल्ला को बोलते हैं फाल्या। तो इनका जो मोहल्ला होता है उसको फाल्या बोलते हैं, और फाल्या मिलकर एक गांव बनाता है। तो गांव बनता है जैसे बोलते हैं हम पाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, घर को बोलते हैं कू, मोहल्ला को बोलते हैं फाल्या, और जब मोहल्ला कई मोहल्लों से मिलकर बनता है एक गाँव, जिसे हम क्या बोलते हैं, भीलों में पाल बोलते हैं, ठीक है। अनाज का प्रथम उपयोग जो होता है उसको नवई कहते हैं। अनाज के उपयोग का प्रथम त्यौहार जो होता है उसे नवई कहते हैं, नवई। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु जो है घोड़ा बनाया गया है। तो घोड़े का बहुत महत्व होता है। देखो, घोड़े की पूजा भी करते हैं लोग और सर्प की पूजा करते हैं। और जो पिथौरा चित्रकला में जो इनका प्रतिनिधि पशु होता है देवी देवताओं के लिए, वो घोड़ा होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजादरी बनाती हैं। तो पुंजादरी कहाँ पे है, अलीराजपुर में, और भीली महिलाएं बनाती हैं। अब एक पंजादरी भी होती है जो हम पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये संबोधन में स्वयं को मामा कहलवाना पसंद करते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये भीली लोग क्या, देखो, कुछ ना कुछ जनजातियों का संबोधन होता है, तो भीली लोग को मामा नाम से संबोधित करते हैं। अब भीली पंचायत होती है, तो जो पंचायत में एक कुछ विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा, अति सम्मानीय व्यक्ति रहा होगा, कुछ हेल्पर रहे होंगे, तो गाँव को जो सम्मानीय व्यक्ति उसको हम बोलते थे पटेल। और तड़वी जो होता है सहायक होता है। तड़वी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब के प्रभाव में आकर जिन्होंने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया, फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उनको तड़वी भील बोलते हैं। डायला जो है गांव का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है। पुजारा क्या है, धार्मिक आयोजन करने वाला, नाम से ही समझ में आ रहा है। और डायला से ऐसे याद कर सकते हो, डहने वाला है, मतलब जाने वाला है, तो बूढ़ा होगा तभी तो जाने वाला होगा। बड़वा क्या है, तंत्र मंत्र करने वाला, जड़ी बूटी से सबका इलाज करने वाला बड़वा कहलाता है। कोटबार गांव का चौकीदार है या इसमें संदेशवाहक है। और बाड़ती होता है सामूहिक भोजन अवसर पर वितरण व्यवस्था करने वाला, जो है उसको बाड़ती बोलते हैं भीलों में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी भील खत्म होती है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी जनजाति जिसका नाम है गौड़, ठीक है। तो गौड़ जो है, तो गोंडी हिंदी शब्दकोश की स्थापना कब हुई थी, कब प्रकाशन हुआ था, 2006 में। तो गोंडी हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन हुआ था 2006 में। अब अगर गौड़ों के सामान्य परिचय पर चलें तो गौड़ों की जो उत्पत्ति मानी जाती है कौंड से मानी जाती है, और कौंड का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। तो कौंड का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर एरिया में बात करी जाए,
विस्तार में बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनको देखें तो मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितने लाख है? 50,93,000, जो कि लगभग 33% है मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या का, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधार पर सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और स्वयं को कोयातुर या फिर कोयतुर बोलते हैं, जैसे कि बीलो में मामा बोलते हैं। तो गौड़ों के भौगोलिक विस्तार पे चलते हैं। तो देखो मैप में आप देख सकते हैं जो भौगोलिक विस्तार है वो नर्मदा नदी के उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। तो बाहुल्य क्षेत्र जनरली कौन सा है आपका? पूर्वी नर्मदा घाटी का क्षेत्र, पूर्वी नर्मदा घाटी का क्षेत्र आपका बाहुल्य है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें जिले कौन कौन से आते हैं आपके? मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर प्रमुख हैं। अब इनकी अगर उपजातियों पर चर्चा करी जाए तो उपजातियों को जो मान्यता प्राप्त है 50 से अधिक हैं, जिनमें आपकी आगक, आगरिया जो लोहे का काम करते हैं, मारिया, बीमा, प्रधान जो पुजारी होते हैं, कोयतुर, झरेका और दरोई आदि प्रमुख हैं। अब गौण जनजातियों में हम वर्गीकरण देखते हैं तो व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण होता है और संपत्ति के आधार पर होते हैं। तो व्यवसाय के आधार में सबसे पहले होता है प्रधान का। तो प्रधान क्या होता है? पूजा पाठ करने वाले पुजारी होते हैं। और फिर इसके बाद चलते हैं हम ओझा पे। तो ओझा क्या करते हैं? तंत्र मंत्र का काम करते हैं, तांत्रिक होते हैं ओझा। अगरिया का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं और इनके जो देवता होते हैं लोहासुर होते हैं। और सोलहस जो है बाड़ा ही होता है, कारपेंटर जिसको हम कहते हैं। तो कारपेंटर का काम कौन करता है? सोलहस। और कोयला भूतिस होते हैं जो कि नाचने गाने का काम करते हैं। तो नाचने गाने का काम कौन करता है गौणों में? कोयला भूतिस। अब संपत्ति के आधार पे भी गौड़ जनजातियों को हम बांटते हैं। तो राजगौण होते हैं जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी होती, अधिक संपत्ति वाले होते हैं। और धुरगुण क्या होते हैं? कम संपत्ति वाले। अब गौण, जब गौण को हम पढ़ेंगे, गौण जनजाति को पढ़ेंगे तो उनमें कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी रहती हैं। तो जब उनकी हम सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मिलता है कि इनकी जो सोसाइटी होती है पितृसत्तात्मक होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ठीक है, और इनमें जो गाँव का प्रमुख होता है वो होता है मुकद्दम, जिसे गौण लोग गोटिया भी कहते हैं। अब अगर इनमें विवाह पद्धति के बारे में देखा जाए, विवाह जो प्रचलित होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाए तो एक तो होता है दूध लुटावा। तो दूध लुटावा में होता क्या है? दूध लुटावा में मामा फुफेरे भाई बहनों में शादी हो जाती है। ठीक है, तो मामा फुफेरे भाई बहनों में शादी हो जाती है। लमसेना विवाह में क्या होता है? लमसेना विवाह को सेवा विवाह भी कहा जाता है। तो जब लड़के द्वारा लड़की के घर जाकर सेवा देने के उपरांत होता है तो क्या होता है कि गौण जनजाति में बधू मूल्य देना होता है, तब जाके विवाह होता है। तो अगर कोई लड़का जो है गौण जनजाति में अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है बधू मूल्य देने के लिए, तो वो क्या करेगा कि लड़की के घर में जाएगा और लड़की के पापा की सेवा करेगा जब तक बधू मूल्य चुक न जाए। फिर उसके उपरांत क्या होगी? शादी होगी। तो ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं? लमसेना विवाह बोलते हैं और इसी को सेवा विवाह भी कह दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें पटौनी विवाह भी होता है, पॉलीथर विवाह भी होता है, चढ़ विवाह भी होता है और सेवा विवाह यही है जो लमसेना है। ठीक है, और जो जाता है वो लामानाई कहलाता है। इसमें राजीवाजी अर्थात लव मैरिज का छोटा मोटा रूप होता है कि राजीवाजी मतलब जब लड़का लड़की दोनों राजी हो जाते हैं तो क्या होता है? परिवार वाले सहयोग करके उनकी शादी करा देते हैं सामाजिक रूप से। इनका जो मोहल्ला होता है उसको टोला बोलते हैं और गाँव को बोलते हैं पूर्वा। अब क्या होता है कि गौड़ जनजाति में जब मेहमान लोग बैठने आते हैं, मेहमान आते हैं घर में, तो उनको एक जगह बैठाया जाता है, एक निश्चित स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं? पैठा बंगला बोलते हैं। तो पैठा बंगला में कौन बैठता है? मेहमान लोग गौड़ जनजाति में। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म संस्कार होता है। तो जन्म संस्कार कब होता है? 6वें दिन बाद उसको ध्रुव तारा दिखाने की रस्म है गौड़ जनजाति में। तो कौन सी जनजाति में 6वें दिन ध्रुव तारा दिखाने की रस्म है? तो गौड़ जनजाति में। इसके बाद हम देखते हैं गौड़ों की आर्थिक स्थिति के बारे में, किस चीज़ पे वो डिपेंडेंट होते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं कि क्या करते हैं। तो गौड़ लोग जो है आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो कृषि पर निर्भर होते हैं और वनोपज पे, जो वनों की उपज होती है उस पर निर्भर होते हैं। और खेती भी करते हैं, तो खेती को क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं। कृषि जो करते हैं उसको बारी बोलते हैं खेती को। अब गौड़ों की जैसे कि अभी हम उपशाखाएं पढ़े थे या फिर उपजातियां पढ़े थे जिनमें प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलहस, राजगौड़ और धुरगौड़ पढ़े थे। तो इनमें जो सबसे शिक्षित शाखा है, सबसे शिक्षित उपजाति है वो कौन सी है? प्रधान है, जिसकी लिटरेसी रेट कितना है? 70%। तो जितना प्रधान होंगे उनका 70% जो है एजुकेटेड हैं। ठीक है, शिक्षित हैं। अब अगर इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करी जाए तो धार्मिक स्थिति में लिंगोपैन जो है इनके सर्वाधिक पूज्य माने जाने वाले देवता हैं। और लिंगोपैन की पूजा करना क्या कहलाता है इनमें?
कोया पुनेम कहलाता है। ठीक है, अब इनमें बड़ा देव, नारायण देव, ऐसे बहुत सारे देव होते हैं। तो बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर जो अगरिया के देवता हैं, नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव और खीर माता आदि होते हैं। ठाकुर देव जो होते हैं भूमि के स्वामी कहलाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ठाकुर है ना, प्राचीन समय में या फिर अंग्रेजों के टाइम पे तो ठाकुर मतलब बहुत सारे लैंड होल्डर लोग थे तो उनको ठाकुर बोलते थे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गौड़ों में ठाकुर देव जो होते हैं भूमि के स्वामी होते हैं। अब अगर इनकी सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि इनमें एक मड़ई नाम का प्रमुख त्यौहार चलता है। गौड़ों में मड़ई नाम का एक प्रमुख त्यौहार चलता है। और गौड़ जनजाति में क्या होता है कि नौहडोरा नाम की चित्रकला फेमस है। इसमें होता क्या है कि जो घर की दीवारों पर स्त्रियां क्या करती, मिट्टी और रंगों से सजाती हैं। तो घर की जो दीवार होती है उनको मिट्टी और रंगों से सजाना क्या होता है गौड़ों में नौहडोरा कहलाता है, जो कि हमारा PYQ है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। अब क्या होता है, गौड़ों में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर ढिग लगाई जाती है, जैसे ढिगना कहा जाता है। ठीक है, ढिगना जनरली आप बुंदेलखंड में गाँव में जाएंगे तो जब गाँव से गोबर से आंगन को लीपते हैं फिर छुई से लगते हैं बुंदेलखंड में, तो छुई से ढिग लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गौड़ों में नील से, गेरू से, छुई मिट्टी से, कालिक आदि से ढिग लगाते हैं फर्श पे, जिसे ढिगना कहा जाता है। अब इनके प्रमुख त्योहारों की बात करी जाए तो इनमें प्रमुख त्यौहार कौन सा आपका मड़ई है, लारूकाज है। लारूकाज में क्या होता है, सूअर बलि देते हैं। किसको समर्पित रहती है सूअर बलि, तो नारायण देव को समर्पित रहती है सूअर बलि। बिदली होता है, बादल पूजा करते हैं बिदली में। बकबंदी होता है, नवाखानी, हरडिली। और इनके प्रमुख नृत्यों में, क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं नृत्य प्रिय होती हैं तो नृत्य भी करती हैं, जिनमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें, सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, भड़ोनी, गोचो, गेड़ी और ढंडार। अब इनके विशेष के बारे में बात करी जाए तो इनकी भाषाओं को देखते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी भाषा होती है, जिनमें गौड़ों की भाषा क्या है, गोंडी, डोली, हलवी और भतरी। अब गोंडी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब देवनागरी होती क्या है, तो देवनागरी जो हम हिंदी लिखते हैं वो हिंदी भाषा नहीं, एक्चुअली लिपि है। जिस भाषा में ये लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आदिवासियों में गुदना एवं उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को क्या बोलते हैं, गोधरिन बोलते हैं। जो मतलब अंकड़ करता है, जो मतलब गोदता है कोई चीज़ को, उसको हम गोधरिन बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड अगरिया जनजाति में हिरनौटी दीप जलाने की विशेष परंपरा है। और आप 10 गात्र प्रथा भी याद रखिएगा। 10 गात्र क्या होता है, मृत्यु संस्कार के 10वें दिन होता है। ठीक है, 10वें दिन बाद होता है मृत्यु संस्कार के बाद 10 गात्र प्रथा। तो गौड़ों में 10 गात्र प्रथा प्रचलित है। यह मृतक संस्कार के 10वें दिन होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब गौड़ पंचायत होती है, तो गौड़ पंचायत में क्या होता है, माझी, देशमुख, भोई देखने को मिलते हैं, जिन्हें पंचायत का प्रमुख कहा जाता है। मुखिया का सहायक कौन होता है, कोटवार होता है। और देवान क्या काम करता है, मुखिया गुप्तचर होता है। तो देवान क्या है, गुप्तचर है। गौड़ जनजाति में गुप्तचर है मुखिया का देवान। फिर गुनिया या बरुआ होता है जो कि तांत्रिक क्रिया करते हैं। और लिखाई क्या काम करता है, पंचायत का वृद्ध सदस्य होता है जो लिखाई का काम करता है। इसके बाद चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, जिसका नाम है कोल। तो कोलों की अगर सामान्य परिचय पर हम बात करें, कोलों के बारे में सामान्य जानकारी पे बात करें तो यह इसका अर्थ जो होता है मानव होता है, कोल का अर्थ। ठीक है, और यह अपने आप को सिंहभोगा या सूर्यदेव की संतान मानते हैं। कौन, कोल लोग। अब कोल मुंडा या फिर कोलारियन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। और कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तीसरी, तो सबसे पहली कौन है, भील है, दूसरी गौड़ है, तीसरी कोल है आपकी। कोलों की जो जनसंख्या है वो 11,67,000 है, जो कि परसेंटेज के रूप में देखें तो 7.62% के रूप में देखने को मिलती है। अब अगर कोल के बारे में बात करी जाए तो कोल देखो क्या होता है कि सबरी जो है कोल जनजाति की हैं। तो अगर इतनी प्राचीन जनजाति है तो कहीं ना कहीं मेंशन रही होगी, किसी न किसी पुराण में मिलेगी। तो जी हाँ, आपको रामायण में देखने को मिलेगी, महाभारत में देखने को मिलेगी, और मार्कंडेय पुराण में कोल का उल्लेख मिलता है। कोल का जो मूल स्थान है वो दीवा जिले के कुराली क्षेत्र में है। अब अगर कोल जातियों का भौगोलिक विस्तार देखें तो कोल जनजाति कहाँ पे मिलती है आपको, जनरली उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे आपकी कैमूर रेंज है, विंध्या रेंज है, और सीधी सिंगरौली साइड आपको कोल जनजाति देखने मिलती है। तो विंध्यन कैमूर श्रेणी में नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। इनके जिले कौन से हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर में
निवास करती है। कौन? कोल जनजाति। अब कोल जनजाति की, प्रत्येक जनजाति की जैसी उपजातियां होती हैं, तो कोलों की भी कुछ उपजातियां होती होंगी। तो जी हाँ, इनमें उपजातियों के रूप में आपको रोहिया, रोतेला, भपतिया, रेवारिया, कथारिया, राउतिया, सबरी के वंशज होते हैं राउतिया। ठीक है, तो सबरी के वंशज कौन होते हैं? राउतिया। और एक कोरवा देखने को मिलती है। इनमें दसोरा, ठाकुरिया और कंगवारिया भी शामिल हैं। यह गोत्रों में विभाजित होती, लेकिन इनमें टोटेम नहीं होते, गोत्र चिन्ह नहीं होते। अब कोलों की अगर सामाजिक स्थिति की बात करी जाए तो यह भी पितृसत्तात्मक होती है, गौड़ों की तरह। इनके मोहल्ले को कोलन टोला बोलते हैं और पूरा गांव क्या कहलाता है? कोलाहन कहलाता है। इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। तो जो कोल की पंचायत होती है इनको हम गोहिया कहते हैं, मतलब कोल लोग गोहिया कहते हैं। इनमें महतो, बरुआ, भुइयर, पंडा, देवर और न्यूतिया क्या हैं? कोलों की प्रत्येक गांव की पंचायत के उनके कुछ पारंपरिक पद हैं। कौन कौन? महतो, बरुआ, भुइयर, पंडा, देवर और न्यूतिया। तो न्यूतिया का काम करता है? निमंत्रण देने का काम करता है न्यूतिया। पंचायत सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम होती है। तो जो कोलों की पंचायत होती है उसके पास एक पोटेंशियल होती है, उसके पास एक क्षमता होती है कि वो सब तरह के विवादों को निपटा सकें। अब इनकी धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें तो इनके देवताओं को पढ़ेंगे। तो देवताओं में बड़का देव, अहीरा बाबा, बनसती देवी और बूढ़ी माई देखने को मिलती हैं। तो रामायण काल की जो सबरी हैं वह भी कोल जनजाति की हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, जिनके झूठे वेर खाए थे भगवान राम ने। आर्थिक स्थिति में देखें तो अर्थव्यवस्था की खेती और कोयला पर निर्भर है, कोयला की खानों पर। कोल जनजाति वनोपज में भिलमा, गोंद और लाख का संग्रहण करती है। सांस्कृतिक स्थिति में क्या देखते हैं? वरहब नाम का क्या होता है? इनका जन्म संस्कार होता है, जो शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित करके किया जाता है। प्रमुख नृत्यों में क्या है? कोल दहका और कोल दहरा। अब क्या होता है कि जो इनका नृत्य होता है इसको कोल दहका और कोल दहरा बोलते हैं। नारदी, दोतलिया और कहरा भी इनका नृत्य होता है। अब क्या होता है कि फुरहरी कहरा जो है नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। तो फुरहरी कहरा क्या है? कोल जनजाति में नृत्य की एक विशेष मुद्रा है। और जो इनका विवाह पद्धति जो होती है, तो क्या होता है कि जैसे कि हम अभी पढ़े हैं कि पुराणों में मेंशन है, तो क्या है कि पुराण हिंदू धर्म का है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से इनकी विवाह पद्धति चलती रहती है। तो हिंदू प्रथानुसार इनमें विवाह होता है। अब प्रमुख त्योहारों की बात करी जाए तो इनमें हरियाली अमावस्या इनका प्रमुख त्यौहार है। अब क्या होता है? कोल स्त्रियों के गहने में अप्सरा गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। कोल एक कला प्रिय जनजाति है, तो इनको कला बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनके बच्चों के जो प्रमुख खेल होते हैं लुकौड़ा, सुटोला और पंचगोटवा इनके बच्चों के प्रमुख खेल हैं। मगरोहन क्या है? मगरोहन शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ है। तो मगरोहन क्या है? कलात्मक विवाह स्तंभ है जो शादी के समय पे यूज़ करते हैं। कौन लोग? कोल लोग। तो जनरली आप हिंदू प्रथानुसार जब विवाह करेंगे तो आप देखेंगे एक स्तंभ होता है जिसको पीके में मिट्टी में हम गाड़ के रखते हैं, और उसको भी शायद मगरोन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब इनमें कोलों में जो प्रचलित हैं, तो कोलों में झालर प्रथा और नहचू प्रथा, यह केवल कोलों में है तो जी नहीं, यह बैगा और गौड़ में भी आपको देखने को मिलती है। तो झालर प्रथा क्या है? आपका शिशु का मुंडन है। और नवचू प्रथा है जो है दूल्हे को घर के दरवाजे पर नहलाने की प्रथा है। अब कोल पंचायत में देखते हैं तो महतो, चौधरी और गोटिया जो होता है गांव का मुखिया होता है। बरुआ धार्मिक कार्य और संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। भुइयर तंत्र मंत्र जड़ी बूटी का काम करता है। और न्यूतिया का काम करता है गांव में न्योता या फिर आमंत्रण देने वाला व्यक्ति होता है। अन्नपद कौन से? पंडा और देवार। तो ऐसे हमारी कोल जनजाति खत्म होती है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगली जनजाति जो कि है कोरकू। तो कोरकू जनजाति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले पढ़ेंगे कोरकू व्याकरण का प्रकाशन कब हुआ था? 2013 में। अब कोरकू के बारे में अगर हम सामान्य जानकारी को देखें तो कोरकू मुंडा या फिर कोलारियन जनजाति समूह में आते हैं। यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 7,30,000 के आसपास। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 4.7%। कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह, और यह स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं और अपनी उत्पत्ति मानते हैं महादेव से। तो रावण का वंशज मान रहे खुद को और कह रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति जो हुई है महादेव से हुई है। ठीक है, अब इनका भौगोलिक विस्तार देखें तो यह बैतूल, हरदा और दक्षिणी निमाड़ वाले रीजन में देखने मिलता है, बुरहानपुर, बड़वानी में। ठीक है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में निवासरत हैं। बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में निवास करती हैं। कोरकू का जो पैतृक स्थान है, मूल स्थान है, वो कहाँ है? सावलीगढ़, भैरवगढ़, बैतूल में। तो बैतूल में इनका मूल स्थान है, सावलीगढ़ या फिर भैरवगढ़ में।
अब प्रत्येक जनजातियों की तरह कोरकू भी उपजातियों में बटा हुआ है। तो इनमें जो उपजाति वर्ग हैं वह रूमा, पुताड़िया, दुलाप, बोबाई, बवारिया, बंडोया और मुबासी हैं। अब जो बावरिया मिलते हैं, बावरिया कहाँ पे मिलते हैं? बैतूल जिले में मिलते हैं। और बंदोरिया कहाँ पे मिलते हैं? तो जल्दनी बंदर कहाँ पे होते हैं? हिली एरिया में होते हैं। तो पास में क्या है? पचमढ़ी। तो बंदोरिया हम पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे, दुलारिया आपको देखने मिलेंगे हरदा, खंडवा जिले में। ठीक है। अब क्या होता है इनमें कोरकुओं में भी राजकोरकू, पाथरिया और मुबासी होते हैं। तो जो धनाढ़ लोग होते हैं वो राजकोरकू, राज जहाँ भी लग जाए मतलब धनाढ़ ही होगा वो। ठीक है। तो धनाढ़ लोग राजकोरकू होते हैं। पाथरिया क्या होता है? लेबर क्लास होता है। और अपराधी वर्ग होता है मुबासी। तो मुबासी जो होता है वो अपराधी वर्ग होता है। अब क्या होता है कि सामाजिक स्थिति पर जब हम देखते हैं तो इनमें विवाह की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनमें गोनम मिलता है। गोनम विवाह में क्या होता है? बधू मूल्य देने पर विवाह होता है, उसे गोनम बोलते हैं। आठो साठो क्या होता है कि एक लड़की देते हैं और एक लड़की लेते हैं, तो इसको आटो साटो प्रथा बोलती हैं। और राजी बाजी क्या होता है? छोटे टाइप का लव मैरिज, चिथौड़ा, चिवौड़ा और लमझना भी उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोरकू अपने समुदाय अपने मृतक को पितृ एवं देवता की तरह मानता है। और इस मतलब देवता की तरफ मानने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी का मृतक स्तंभ बनाते हैं जिसको मुंडा कहा जाता है। और इसी मुंडा को क्या कहते हैं? सिडोली प्रथा बोलते हैं। मुंडा बनाने या लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली प्रथा बोलते हैं। तो सिडोली प्रथा क्या है? पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन देखने को मिलती है। तो सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपसे प्रश्न बन सकता है तो कोरकू से संबंधित है। ठीक है। जब इनकी आर्थिक स्थितियों पर नजर डालते हैं तो हमें कृषि, चारवाह और वनोपज पर आधारित होती है। इन खेतों में काम करने वाले कोरकू क्या कहा जाता है? जो कोरकू खेतों में काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, उनको भाग्या कहते हैं। भाग्या। कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा क्या कहलाती है? बदलवा प्रथा। तो बदलवा प्रथा क्या है? कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा को बदलवा प्रथा बोलते हैं। अब धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें तो इनमें प्रमुख देवता होते हैं चंद्रमा, डोंगरदेव, भटुआदेव, मठुआदेव, मेघनाथ, सिद्धरादेव, खेड़ादेव और खनेरादेव। खनेरादेव क्या करते हैं? बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं। और मठुआदेव क्या करते हैं? बीमारी बचाने से वाले अन्य देव हैं। और खेड़ादेव क्या करते हैं? कृषि और पशुओं के देवता हैं। अब सांस्कृतिक स्थिति को देखते हैं तो इनमें नृत्य देखने को मिलते हैं जिनमें चटकोरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चटकोरा, ढांडल, चाचरी, थापटी और गदली देखने को मिलते हैं। होली के समय क्या करते हैं? कोरकू घुंगरी या झामटा गीत गाते हैं। अब इनके प्रमुख त्यौहार क्या है? मेघनाथ, डोडबली। डोडबली क्या होता है? बारिश के लिए पूजा करते हैं डोडबली। जरोती में क्या करते हैं? श्रावण मास की हरियाली अमावस्या होती है। और पाला में पशुओं की पूजा की जाती है। दिवाली के समय पर यह दीवार पर लाल मिट्टी या खड़िया से गुदनिया नामक मांगलिक चित्र बनाया करते हैं। तो कौन से चित्र बनाते हैं? गुदनिया नामक। ठीक है। कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन होती हैं। माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे दो बिंदु को कपार गोड़ाई कहते हैं। कपार गोड़ाई क्या है? कोरकू में डी आकार की आकृति बनाती है महिलाएं और ऊपर नीचे बिंदु की आकृति बना लेती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कपाड़ गोड़ाई। अब सीडू आनु प्रथा जो है, सीडू आनी प्रथा, यह कोरकू में काफ़ी प्रचलित है। इस प्रथा में क्या होता है कि जब लड़की की शादी पक्की हो जाती है, लड़की की शादी फिक्स हो जाती कहीं पे, तो लड़की का पिता क्या करता है? अपने खास रिश्तेदारों को आमंत्रण देता है और उसमें सीडू अर्थात दारू पीने का निमंत्रण देता है। तो सीडू मतलब दारू पीने का निमंत्रण। ठीक है। तो सीडू आनु प्रथा क्या है? लड़की के बाप द्वारा, लड़की के पिता द्वारा अपने खास रिश्तेदारों को दारू पीने के लिए जो आमंत्रण या निमंत्रण होता है वो सीडू आनी प्रथा कहलाता है। तो सीडू मतलब होता है दारू कोरकू भाषा में, और आनी मतलब होता है आना। तो दारू पीने के लिए आना होता है सीडू आनी प्रथा। अब मेघनाथ उत्सव क्या होता है? कोरकू और गौड़ जनजाति का त्यौहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो होली के टाइम से प्रारंभ होता है, पहले दिन से, और 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से चलता है। इसमें क्या होता है? झंडा और खम्ब सॉन्ग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अब कोरकू पंचायत को देखते हैं तो इसमें पटेल होता है पंचायत का प्रमुख, महाजन होता है पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति, चौधरी होता है सूचना देने वाला, घेटिया होता है प्रसाद या भोजन का व्यवस्थापक, मुकरी जो होता है त्योहारों का आयोजन करने वाला, और भौमिका होता है कोरकुओं का पुरोहित। तो कोरकुओं का जो पुरोहित होता है उसको भौमिका कहते हैं। कोरकू के बाद चलते हैं हम सहरिया पे। तो सहरिया जो है अत्यधिक कुपोषित जनजाति है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की क्या, भारत की सबसे ज़्यादा कुपोषित जनजाति है, और इसी के कारण हमें भारत का एथोपिया नाम का टैग मिलता है श्योपुर जिले को। तो इनके सामान्य परिचय में देखते हैं तो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है,
और वाल्मीकि को ये अपना पुत्र पुरुष मानते हैं, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है फारसी शब्द के सहा से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक, केवल एक। सहरिया जो है सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर, क्योंकि सहरिया की बसावट या फिर बाहुल्य क्षेत्र है श्योपुर, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अब सहरिया के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, एक बुक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है, द सहरिया, और इसके लेखक कौन है, टी.वी. नायक। तो टी.वी. नायक जो हैं इन्होंने सहरिया के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सहरिया। अब सहरिया जनजाति अपने आप को क्या बोलती है, भीलों का छोटा भाई बोलती है। तो यहीं भीलों का संकरण होता है और यहीं पे आपको सहरिया देखने मिलती है। तो भीलों का छोटा भाई बोला जाता है अपने आप को सहरिया द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सहरिया की जो सहरिया जनजाति की जनसंख्या है वह 6,15,000 के आसपास है, जो कि अनुसूचित जनजाति का लगभग 4% है। अब इनका जो मूल स्थान होता है शाहबाद का जंगल कोटा होता है। तो कोटा के आसपास, कोटा जैसे कि यहीं मिलता है देखने को, तो कोटा के आसपास क्या है, शाहबाद का जंगल है, जो कि सहरिया लोग अपना मूल स्थान मानते हैं। और जब सहरिया का हम विस्तार देखते हैं तो सहरिया का सबसे ज़्यादा विस्तार मिलता है हमें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, ठीक है, और आसपास के सराउंडिंग जिले जैसे शिवपुरी और ग्वालियर में देखने को मिलता है। मध्य भारत, पठार या ग्वालियर संभाग में निवासरत है कौन, आपकी सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति की अगर उपजातियों पर चर्चा करी जाए तो उपजातियों में आपको देखने को मिलेगा सवर, शवर, शौर और बरोदिया। अब इनमें 51 गोत्र प्रचलित हैं, जिनमें उमरिया, भिलोडिया, सोलकिया और सैलिया देखने को मिलते हैं, प्रमुख है, ठीक है। अब जो सहरिया लोगों की घर की बसावट है उसको सहराना बोलते हैं और गांव को बोलते हैं सहरोल, और स्वयं को यह खुटिया पटेल कहलवाना पसंद करते हैं, आदर के साथ खुटिया पटेल कहते हैं इनको, ठीक है। लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। अब ऐसे बोला जाता है कि जो सहरिया जनजाति है तो इसमें जो लड़कियां लोग होती हैं, फीमेल जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वेश्यावृत्ति में लिप्त होती हैं, मतलब देह व्यापार आदि में संलग्न होती हैं, देह व्यापार करती हैं। विवाह पद्धति क्या है इनकी, खेगा पद्धति है और झाड़फेरा पद्धति है, और इनमें सह पलायन भी प्रचलित होता है। आर्थिक स्थितियों पर नज़र डालें तो आर्थिक स्थितियों में इनमें शिकार, मछली पालन और जड़ी बूटियों का अच्छा खासा इनको ज्ञान होता है, तो जड़ी बूटियों का काम करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में भी इनको दक्षता हासिल होती है। इनके प्रमुख देवता देखते हैं तो धार्मिक स्थिति पर जब प्रकाश डालते हैं तो देवता जो है इनके तेजाजी हैं, सीता माता, नाहरदेव, हरिमनदेव, कारसदेव, भैरूदेव और दरेट देव। अब इनमें जो सीता माता है इनकी आराध्य देवी हैं, सीता माता इनकी आराध्य देवी हैं, और तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्यगान करने की परंपरा सहरिया में है। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है, तो गुना में तेजाजी का मेला लगता है। सांस्कृतिक स्थिति में देखें तो इनके नृत्य हैं लहंगी और रांगनी हैं, और इनके लोकगीत क्या हैं, भतैया, लंगोरिया और जैवनार। त्यौहार क्या है इनके, हरियाली अमावस्या और तेजा नवमी इनके प्रमुख त्यौहार हैं, और कोलारियन परिवार की मानी जाती है, कोलारियन परिवार की मानी जाती है। इनकी भाषा जो है मुंडारी या फिर कोलारियन है। तो सहरिया की भाषा क्या है, मुंडारी या फिर कोलारियन है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। शाहबाद के निकट एक सीतावड़ी नामक स्थान है, वहाँ पे क्या है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाया गया, और इसी सीतावाड़ी में क्या होता है, एक विशाल मेला लगता है, जिसे सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है मेला, ठीक है। वाल्मीकि भील जनजाति के थे और सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पे है, तो श्योपुर जिले में स्थित है, और रेडियो केंद्र कहाँ पे है, सैसईपुरा श्योपुर में है। तो सैसईपुरा भी याद रखना श्योपुर जिले में है। अब गोत्र के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा, लाड़िया, उड़िया और काली पिटिया। अब इनमें क्या है, छाछ, माटी और नुक्ता क्या है, मृत्यु संस्कार की प्रथा है, जिसको बहुत अच्छे से याद रखना। छाछ, माटी और नुक्ता क्या है, नुक्ता खर्च, मृत्यु संस्कार की प्रथा है। अब सहरिया में जो पंचायत होती है तो सबसे पहले होता है पटेल, जो कि गांव का मुखिया होता है। प्रधान जो होता है सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है, प्रधान। कोतवाल क्या करता है, शासकीय सेवक होता है। बड़ाई क्या होता है, डोंडी पीटने वाला संदेश वाहक। भोपा क्या होता है, तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाला। और हथनरिया होता है जड़ी बूटी विशेषज्ञ। तो जो हाथ देखता है वो जड़ी बूटी विशेषज्ञ होता है, तभी हथनरिया मतलब हाथ देखता है वो, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद चलते हैं हम भाड़िया पे। तो भाड़िया कहाँ पे मिलती है आपको देखने, तो भाड़िया का जो क्षेत्र है वह छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पाटालकोट में आपको देखने मिलती है। भाड़िया क्या होता है, महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं, और इनकी जनसंख्या है 1,93,000 के आसपास है,
और यह परसेंटेज के रूप में देखी जाए तो 1.26% के लगभग है। गौड़ जनजाति भारिया को अपना छोटा भाई मानती है। अब इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पे है, तो छिंदवाड़ा जिला और जबलपुर जिला में देखने मिलता है। जो छिंदवाड़ा जिला का तामिया विकास खंड है उसमें क्या पातालकोट नाम का एक गांव है। तो भारिया जनजाति के 12 गांव निवासरत हैं पातालकोट रीजन में। इनकी उपजातियां हैं भूमिया, भुईहार, पंडा और पालिया। 51 गोत्र देखने को मिलते हैं जिनमें 16 गोत्र ही मान्य हैं, जिनमें खमरिया, भरदिया, बगोरिया और चलतिया प्रमुख हैं। सामाजिक स्थिति पर देखें तो यह समता मूलक है। जनरली हमने क्या है गौणों में पितृसत्तात्मक समाज देखा था, पैट्रियार्की। यह इक्वलिटी आधारित है, इक्वलिटी बेस्ड है, समता मूलक समाज है। इनमें स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा दिया गया है। अब भारिया जहाँ बसे होते हैं उसे ढाना बोलते हैं, और ढाना क्या होते हैं 20-25 घरों का एक समूह होता है। इनमें लमसेना विवाह है, दूध लुटावा क्या होता है मामा फुफेरे में भाई बहनों में शादी हो जाना, ठीक है। राजी बाजी जो होता है छोटी लव मैरिज टाइप होता है, मंगनी विवाह भी इनमें प्रचलित होता है। गांव की पंचायत जो होती है पटेल, भूमका, परिहार, कोतवार आदि शामिल होते हैं गांव की पंचायत में। अब इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह आर्थिक स्थिति में क्या होता है भारिया प्रारंभ में ढैया खेती करते थे। लघु वनोपज जड़ी बूटियों का संग्रहण मुख्य व्यवसाय है इनका वर्तमान में। और देवबहारी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो कौन सी घास से बनती है, देवबहारी घास से पातालकोट में एक झाड़ू बनती है जो कि भारिया ट्राइब बनाती है और जो कि दूर दूर तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थिति में नजर डालें तो इनके देवताओं को देखते हैं। देवता में बूढ़ादेव, नागदेव, साज वृक्ष मतलब साल वृक्ष, बरुआदेव, भीमसेन, मठुआ बाबा और भीमसेन इनके मुख्य कृषि देवता हैं। तो भीमसेन क्या है कृषि देवता हैं। भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाला भी देवता कहा गया है, किसमें भारिया जनजाति में। मठुआ जनजाति क्या बाबा क्या करते हैं, संकट दूर करते हैं। भारिया हरदोल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड तक जाते हैं। तो भारिया जनजाति क्या है, हरदोल की पूजा करते हैं, ठीक है। भारिया साजा अर्थात साल वृक्ष के पेड़ की पूजा भी करते हैं। तो भारिया साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साजा बोलते हैं। अब क्या होता है सांस्कृतिक स्थिति में देखें तो क्या होता है बुंदेली मिश्रित हिंदी और भरनोटी इनकी बोली है। प्रमुख त्यौहार कौन से, बिरही, नवाखाना और खिचड़ी। खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। भड़म सेतम PYQ आपका भड़म सेतम क्या इनके प्रमुख नृत्य हैं जिनमें कर्मा सैला मिदुआ भी शामिल होता है, ठीक है। तो कर्मा सैला मिदुआ भी इनके नृत्य हैं। मिदुआ में क्या होता है विवाह के समय पे डांस होता है, इसमें नृत्य होता है। भड़म नृत्य को गुन्नूसाही, बढ़नी, भड़नौती और भंगम नृत्य भी कहते हैं। इनके प्रमुख गीत में क्या है उपजन है, भाबर, मटिया और मड़वा गीत शामिल हैं। अब बैगा भारिया के जनजातीय भोजन क्या क्या है, तो सुबह का भोजन क्या होता है बासी। तो बासी क्या होता है सुबह सुबह जो खाते थे सुबह सुबह बनाते तो हो नहीं, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। तो पिछले दिन का खाते तो पिछले दिन का अपने यहाँ क्या बोला जाता है बासी। तो सुबह का भोजन क्या होता है इनका बासी होता है। दोपहर का पेज होता है और शाम का भोजन क्या कहलाता है ब्यारी। अपने यहाँ क्या बोलते हैं शाम को ब्यारी बोलते हैं रात में, तो ऐसे इनके यहाँ शाम को ब्यारू बोलते हैं, ठीक है। अब पातालकोट पर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि पातालकोट के बारे में क्या है। तो पातालकोट मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पातालकोट तामिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम छिंदी के नजदीक यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखने पर यह आकार में घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। पातालकोट में लगभग कितने गांव हैं, तो 12 गांव निवासरत हैं। पातालकोट से दूधी नदी का उद्गम होता है। इनकी जो पंचायत होती है भारिया की, तो भारिया की पंचायत में पटेल होता है जो कि गाँव का मुखिया होता है। भूमिका होता है पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति। कोटवार होता है सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और अन्य पद होता है परिहार का, ठीक है। इसके बाद देखने को मिलता है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति में हम देखते हैं बैगानी हिंदी शब्दकोश कब आया था, 2017 में आया था। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की 3 सबसे पिछड़ी जनजाति हैं जो हम लास्ट में 2 पढ़ चुके हैं और 1 पढ़ने वाले हैं। उन तीनों में कौन कौन सी हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो आपकी बैगा, भारिया और सहरिया, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। और जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था तब भी हम पढ़ चुके थे कि PBTG हैं मध्य प्रदेश में 3, इंडिया में कितनी 75। PBTG के लिए कौन सी स्कीम है, तो PBTG के लिए PM जनमन स्कीम पढ़े थे हम, जिसका फुल फॉर्म क्या था, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और इसको कब शुरू किया गया था, तो 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया है। और कितने राज्यों में शुरू है, 18 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू किया गया है।
क्योंकि 18 जो 75 PBTG है इंडिया में, तो 18 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है, इसलिए इतने ही क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। बैगा को क्या बोलते हैं? प्रकृति पुत्र या फिर बिछावर भी कहा जाता है। अब बैगाओं के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द बैगा। पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन। अब बैरियर एल्विन ने क्या कहा अपनी द बैगा पुस्तक में? बैगा को क्या बोला है? जादूगर या चिकित्सक बोला गया है। ठीक है, इनकी जनसंख्या कितनी है? 4,15,000 के आसपास है, और रेशियो में देखें परसेंटेज में तो 2.7 के आसपास देखने को मिलती है। अब इनकी उपजातियों पर नजर डालें तो भरौतिया, नरौतिया, तुकबंदी में याद होते हैं इसकी उपजातियां। भरौतिया, नरौतिया या नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, काठमैना, गौड़मैना। रायमैना, काठमैना, गौड़मैना। तो गौड़मैना याद रखना है। जैसे हमने भील में बैगा से याद रखी थी ना, ऐसे ही आपको बैगा में गौड़मैना याद रखना है। क्या किसकी उपजाति है? तो बैगा की उपजाति है। फिर इसके बाद आपको कोदवान और भिंजवाड़ देखने को मिलेगी। तो भिंजवाड़ जो है इसकी सबसे सभ्य और पढ़ी लिखी जनजाति है। ठीक है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से 7 गोत्र देखने को मिलते हैं। बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। तो बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। इनका जो भौगोलिक विस्तार है वह आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इनके जो 52 गाँव को मिलाकर एक बैगाचक बनता है। 52 गाँव या फिर 80 के प्लस गाँव इसमें होते हैं, तो इसमें बैगाचक बनाते हैं, जो कि जहाँ पे बैगा निवासरत होती है। बैगा बाहुल्य जिले कौन से? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर होते हैं। अब इनकी सामाजिक स्थिति पर नजर डालें तो गांव को क्या कहा जाता है? इनको पूर्व कहा जाता है। और कुछ लोग बैगा जो है ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, तो ऊंचे स्थानों को क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। मुकद्दम, दीवान, समरत, कोटवार, द्वार, इन पंचों से पंचायत बनती है। तो ये क्या है? पंचायत के अंग हैं, पंचायत को बनाने वाले भाग हैं। ठीक है, बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और द्वार गांव का पुरोहित होता है। तो द्वार क्या होता है? गांव का पुरोहित होता है, और मुखिया क्या होता है? मुकद्दम होता है। अब इनमें जो विवाह पद्धति प्रचलित है उनमें क्या होता है? लमसेना, चढ़ विवाह, पेठोल विवाह और दूलोटा विवाह। तो यह विवाह प्रचलित पद्धतियाँ हैं। अब इनमें एक सामरा प्रथा चलती है। यह बैगा जनजाति का मृतिक संस्कार है, जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है, और ऐसी मान्यता रहती है कि अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा हो। अब यह मान्यता कहाँ से आई होगी? तो अपन जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं कि बैगा PBTG है और अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रथाएं हमारी सोशो इकोनॉमिक स्थिति देख के बनती हैं। तो ठीक है, ऐसी बैगा में ऐसी स्थिति बनी होगी कि बहुत गरीब है, तो चांदी का सिक्का रख दिया दही के साथ मृत व्यक्ति के मुंह में, जिससे वह धनवान पैदा हो अगले जन्म में। तो इससे ये साबित होता है कि बैगा जो है पुनर्जन्म को भी मानती है। ठीक है, और धार्मिक दृष्टि पर नजर डालें तो बैगा में रतौना शहद पर्व होता है, जिसको रसनवा भी बोलते हैं। रसनवा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 9 साल में मनाया जाता है, और रस मतलब शहद का पर्व होता है। तो प्रत्येक 9 साल में रतौना पर्व मनाया जाता है, मधुमक्खियों की पूजा करते हैं इसलिए। बैगा उड़द की दाल और साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, इनमें सुअरबाजी समारोह होता है, बिदरी होता है जिसमें बादल पूजा करते हैं, और छेड़ता नाम का भी एक पर्व मनाया जाता है। यह जनजाति साल अर्थात साल वृक्ष की पूजा करती है, क्योंकि इनमें बूढ़ा देव का निवास होता है। तो कौन से देव का निवास होता है साल वृक्ष में? बूढ़ा देव का। किसके अकॉर्डिंग? बैगा के अकॉर्डिंग। बैगा जनजाति के देवता कौन कौन से? ठाकुर देव क्या करते हैं? गांव या फिर सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। बूढ़ा देव आपके पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। तो बूढ़ा देव क्या करते हैं? पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। और दूल्हा देव क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करने वाले दूल्हा देव होते हैं। अब सांस्कृतिक स्थिति पर देखें तो इनमें जो नृत्य को देखने को मिलते हैं, तो परधौनी जो है यह बहुत फेमस नृत्य है इनका। ठीक है, परधौनी फेमस नृत्य है, लेकिन प्रधान और परधौनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधान क्या? उपजाति है, जो कि किसकी है? गौड़ की है। और परधौनी नृत्य है, जो कि किसका है? बैगा का है। कर्मा जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। सजनी, दीवानी, बिल्मा और झरपट इनका नृत्य है। यह जो कर्मा नृत्य है, इसमें कर्मा नृत्य, तो वह कर्म सेनी या कर्म देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य का नामकरण भी कदम्ब या कर्मा वृक्ष के नाम पर किया गया है। कर्मा नृत्य के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गोंडी कर्मा, खलाह कर्मा, डोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा। तो भील कर्मा जब आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भील कर्मा आप आंख बंद करके आपको बैगा में ही मानना है। ठीक है, जैसे बैगा उपजाति किसकी है? भीलों की है, ऐसी भील कर्मा नृत्य किसका है? बैगा का है। और गौड़ मैना किसकी उपजाति है? तो बैगा की है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। गुचू हुड़वा बैगा बच्चों का खेल है। यह गोल्फ का जनजातीय संस्करण है। जो आज मॉडर्न डे में गोल आपको देखने को मिलता है, उसका जनजातीय संस्करण है आपका गुचू हुड़वा।
बैगा में विशेष रूप से कुछ देखने को मिलता है, जिनमें 6 बैगा क्या होता है कि बैगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार ने 6 बैगा विकास अभिकरण बनाए हैं, जो कि कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं, मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। बैगा की पंचायत को देखते हैं तो मुकद्दम होता है जो कि गांव का मुखिया होता है, दीवान जो होता है मुकद्दम का सहायक होता है, द्वार जो होता है गांव का पुरोहित होता है, सम्राट होता है आपका सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला, और कोटवार होता है शासकीय सेवक। तो कोटवार क्या होता है आपका शासकीय सेवक होता है। अब मध्य प्रदेश की अन्य जातियों में हम मुड़िया पढ़ेंगे, पारधी पढ़ेंगे, पनीका, उराव, बिंजवार जो कि कोरबा और हलवा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति सबसे पहले देखते हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाने वाली जनजाति है। इसका जो गौर नृत्य है बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुड़िया जाति की पहचान है, मुड़िया जनजाति की पहचान है गौर नृत्य। ठीक है, गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मतलब इससे अच्छा कोई डांस नहीं है, नृत्य नहीं है। गौर से किसने कहा? बैरियर एल्विन ने। ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटल पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। इसके बाद आता है पारधी। तो पारधी आपको कहाँ देखने मिलती है? तो इनका भौगोलिक विस्तार जो कि हमारा टॉपिक है, तो याद रखना कि मिलती कहाँ है जनरली देखने, तो यह पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेंगी, ताकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो सके। ठीक है, तो मुड़िया कहाँ देखने मिलती है? आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अब पारधी कहाँ देखने मिलती है? तो रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम और सीहोर वाले रीजन में। अब इनमें क्या होते हैं? इनके उपभेद होते हैं। तो गोसाई होता है, टाकिया होता है, टाकनकर होता है, बहेलिया होता है और लंगोटी होती है। तो गोसाई क्या होता है? साधुओं की तरह काम करते हैं। तुलसीदास को बोलते हैं ना गोसाई। तो साधु जो होते हैं, साधु का वस्त्र धारण करते हैं, गोसाई होते हैं। और बहेलिया क्या होते हैं? काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। तो बहेलिया काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। लंगोटी पारधी क्या करते हैं? चंडी देवी की आराधना करते हैं। यह जनजाति जो है बादशाह अकबर के समय शिकारी जनजाति थी। कौन सी? लंगोटी। ठीक है, पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। शिकार और अपराधों के लिए जानी जाती थी पारधी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पनीका कहाँ मिलती है देखने? तो पनीका आपको अनूपपुर, शहडोल और उमरिया वाले क्षेत्र में देखने मिलती है। कबीरपंथी हैं या कबीर के फॉलोवर हैं। अर्थव्यवस्था में क्या काम करते हैं? कपड़ा की बुनाई पर निर्भर है। और पनीका के धर्मगुरु को मैती कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे वन लाइनर जो फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटी छोटी जनजातियों के बारे में। अब उराव जो है, उराव कहाँ देखने मिलती है आपको? अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली में निवासरत हैं। कुरूक इन्हें कुरूक भी कहा जाता है, कुरूक भी कहते हैं हम। क्या बोलते हैं? कुरूक। प्रमुख नृत्य क्या है? सरहुल है, उराव का सरहुल है। और गौर किसका था आपका? गौर जो था मुड़िया का था। और सरहुल किसका है? उराव का सरहुल है। ठीक है, इनका पूजा स्थल बगिया है, युवागृह घोटल धुमकुरिया है। सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। उराव को धांगर नाम से जाना जाता है, उराव को धांगर के नाम से भी जाना जाता है। बिंजवार क्या है? बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। सभ्य थी ना, बैगा की सबसे सभ्य जनजाति थी बिंजवार। बिंजवार बैगा जनजाति की उपजाति है। इसका नामकरण विंध्याचल के कारण विधवार या फिर बिंजवार पड़ा है। बिंजवार बैगा की सबसे बड़े जमींदार, बिंजवार बैगा जनजाति में बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब इसके बाद देखने को मिलती कोरबा। तो कोरबा कोल की एक उपजाति है, यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है, लेकिन क्या मैयारी कुछ में क्या कहा जाता है? पंचायत को भी बोलते हैं कुछ स्रोतों के अनुसार। तो मैयारी क्या है? अगर एग्जाम में विधवा विवाह आ जाए या फिर पंचायत आ जाए, दोनों आ जाए तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अदरवाइज दोनों में से कोई एक मिले तो विधवा पुनर्विवाह मैयारी है आदिवासियों में, कोरबा में, और पंचायत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। हलवा जो है, हलवा कहाँ मिलती है? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता हलवा जनजाति में। तो अगर पूरी मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस जनजाति का है? हलवा का है। कितना है? 84.3। और अगर गौड़ों की बात करी जाए, गौड़ों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी थी? प्रधान। प्रधान की लिटरेसी रेट कितना था? लगभग 70%। ठीक है, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य तथा चिवड़ा पोहा बनाने का काम है। किसका? हलवा का। तो ऐसे हलवा को जब अपन पानी में भिगोते हैं ना पोहा बनाने के लिए, तो हलवा जैसा हो जाता है। तो हलवा याद रखेंगे कि पोहा बनाने का काम करते हैं। कवार जो है, कवार या फिर कनवार जनजाति सीडी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। महाभारत में कौरव जो हुए थे ना, दुर्योधन वगैरह, उनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। और इनकी एक उपजाति है तवर, तवर नाम से इनकी उपजाति है। प्रमुख नृत्य कौन सा है इनका? वार। तो वार इनका प्रमुख नृत्य है। तो जो हमारा उराव देखते हैं, उराव में क्या होता है? सरहुल होता है और गौर होता है आपका मुड़िया में। मुड़िया में गौर होता है
और आओ में आपका सरहुल होता है, और आपका कबाड़ में क्या होता है, वार। कबाड़ लोग फौज में काम करना परंपरागत मानते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, उत्सुक रहते हैं फौज में जाने के लिए। झगड़ा खंड जो होते हैं दुधारी तलवार वाले देवता होते हैं, और भगरा देव जानवरों से रक्षा करने वाले इनके देवता होते हैं कबाड़ जनजाति के। अब खेरवाड़ जनजाति जो है वह कहाँ देखने को मिलती है, तो ग्वालियर, शिवपुरी और कैमूर पहाड़ी, खरियाक, सीधी, शहडोल में देखने को मिलती है। करती क्या काम है, तो ये कत्था बनाने का काम करती है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कत्था को तैयार करना, कत्था बनाना। ठीक है, कत्थे का निर्माण खेल लकड़ी से किया जाता है। अगरिया जनजाति जो है गौड़ों की उपजाति है, और अगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। यह लोहे अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण, औजार बनाने वाली जनजाति है। लोहासुर को अगरियासुर इनके प्रमुख देवता हैं। अगरिया में क्या है, पठरिया, खलहा, चौक और महाली, 4 टाइप के अगरिया होते हैं। इस जाति के लोगों का संकेंद्रण जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी में है। और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम है द अगरिया, और पुस्तक के लेखक हैं बैरियर एल्विन। एक होती है भिब्बा जनजाति। भिब्बा जनजाति की जनसंख्या है बहुत कम है, राज्य में मंडला और डिंडोरी में देखने को मिलती है। यह घुमंतु प्रकार की जनजाति है, इनका कोई स्थायी निवास नहीं है। गौड़ ठाकुर इनके आश्रय दाता हैं। अब क्या होता है कि यह टॉपिक परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो पिछले वर्षों में आए गए प्रश्न हैं उन पर आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, उनमें से ही बहुत सारे फैक्ट हैं, तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला व्यक्ति कौन होता है, न्योतिया होता है। तो जैसे कि हम पढ़े थे, न्योतिया क्या करता है, निमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है। अगरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्नि से हुई है। भिम्मा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या मंडला डिंडोरी में निवास करती है। धोकनी या भाती जनजाति अगरिया को कहा जाता है। धोकनी जो होती है आग से संबंधित होती है, तो अगरिया को याद रख सकते हैं। मंडला डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति को 80 से ज़्यादा गांव दिए गए हैं जिन्हें बैगाचक कहा जाता है। बैगा जनजाति के मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, और द्वार क्या होता है, पुरोहित होता है। कुरकू जनजाति में डोडबली जो होता है जनोती होता है, और पाला त्योहारों को मानती। पाला में 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति हैं, 48 अनुसूचित जाति हैं, और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल है। ठीक है, गौड़ जनजाति में जब कोई मेहमान बैठने आता है घरों में, तो उनको पैठा बंगला में बैठाया जाता है। जिस कमरे में बैठाया जाता है उसको पैठा बंगला बोलते हैं। कोल जनजाति के गांव के मुखिया को महतो या चौधरी बोलते हैं। कोल समुदाय अपने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करती है, जिन्हें कोला टोला बोलते हैं। ठीक है, मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गोदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोदना कलाकार को क्या बोलते हैं, गोधरन बोलते हैं। गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा गौड़ है। रंग प्रिय भील है, गहना प्रिय भील है, और श्रृंगार प्रिय आपकी बंजारा है। श्रृंगार प्रिय बंजारा है, इसलिए कंघी का आविष्कार भी उसने किया है। तो कंघी का आविष्कार किसने किया है, बंजारा जनजाति ने। एक्चुअली क्या है, ये जनजाति नहीं है। ठीक है, बंजारा समुदाय है। बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत शामिल है, यह कोई जनजाति नहीं है। यजुर्वेद में वृत्य गुमंतु जनजाति को कुलाल बर्तन ढालने वाली, और कर्मर लोहार को, और मृगायु शिकारी जनजाति के रूप में वर्णित है। किसमें, यजुर्वेद में। क्रांतिसूर जननायक टांट्या भील स्मारक बड़ौदा अहीर कहाँ पे है, खंडवा जिले में है। और जो जनगढ़ सिंह श्याम है गौड़ जनजाति के अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौड़ चित्रकार हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों 89 विकास खंडों में पेशा नियम लागू हुआ है। जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है। पन्ना जिले के कल्दा पठार में गौड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा ओयस्टर मशरूम की खेती की जा रही है। गौड़ चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं बड़ा देव का जीवन झलकता है। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध हैं। विंध्यवार जो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, तो विंध्यवार किसकी पूजा करते हैं, विंध्यवासिनी देवी की। अब इनमें क्या देखते हैं, जो जनजातियों की प्रमुख उपजातियां हैं जो कि हम एग्जाम में पढ़ चुके हैं। पुस्तक देख लेते हैं। पुस्तक द वैगा के लेखक कौन है, बैरियर एल्विन है। द व्हील और द सहरिया के टीवी नायक हैं। द कमार के श्यामचरण दुबे हैं। भिम्मा के शेख गुलाब, रेसिस एंड कल्चर ऑफ इंडिया के मजूमदार। द मुड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज गियर्सन। ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अजित राजादा। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया वाल्टर डी गिफ्रिथ। ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 ठक्कर बापा। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस कौन है, रसेल और हीरालाल।
अभी क्या है, कौन सी जनजाति कौन से काम करते हैं, तो आपकी अगरिया लोहे शिल्प कला का काम करती है और कृषि उपकरण बनाने में पारंगत है। खैरवार कत्था का काम करती, कत्था बनाती है। बैगा जनजाति चिकित्सक हैं। और द बैगा पुस्तक में किसने कहा था, बैरियर एल्विन ने कहा था कि इनको जनजातीय चिकित्सक कहा था। कोरकू भूमि खोदने का काम करती है। कोल कृषि कार्य करती है और भिलमा का संग्रहण करती है। हलवा का काम करती है, पोहा बनाती है। प्रधान का काम करती है, गायन और संगीत काम करती है। मुड़िया काष्ठ लोहे शिल्प कला का काम करती है। कुंदेर सुपारी कला से खिलौने बनाने का काम करते हैं। पनिंगा क्या करते हैं, बुनकर या फिर दर्जी हैं। ठीक है। भारेवा समुदाय क्या है, ढोकरा कला में प्रसिद्ध है। अब क्या होता है कि यह नृत्य जो है, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, अब इनमें गौर नृत्य हमें याद रखना है, मुड़िया जनजाति का है, सरहुल किसका है, उराव का है, और वार नृत्य आपका कबार का है। ठीक है। अब इनमें अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल जो 164 एक है, तो पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन करने की बात करता है। तो भारत में से कौन से राज्य जहाँ पे गठन किया गया है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, 4 जगह होता है। तो जिनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी, इस चीज़ को याद रखेंगे। आर्टिकल 244 क्या कहता है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करता है। और 244 एक क्या कहता है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 243 डी क्या कहता है, पंचायतों में एसटी का आरक्षण, एसटी सीटों का आरक्षण। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। 243 टी क्या कहता है, नगर पालिकाओं में एसटी सीटों का आरक्षण। 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण एसटी के लिए, और विधानसभा में एसटी की सीटों का आरक्षण 332। 338 ए में एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन की बात करी गई है। 342 में क्या 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 किया गया है, राष्ट्रपति की राज्य विशेष एसटी समुदायों के लिए लोक अधिसूचना। 342 एक में अनुसूचित जनजाति शब्द का मेंशन उल्लेखित है। ठीक है। और 366 25 में क्या है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है, कौन सी चीज़ अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देवी देवता हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप नजर डाल लीजिएगा। पर्व और त्यौहार हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब इनमें क्या है, उपनाम भी हम देख चुके हैं कि उपनाम खुद को क्या कहते हैं, जैसे भील बनपुत्र, तीरंदाज किसने बोला है, कोया तुर्गौण, कोल को क्या बोलते हैं, सबरी के वंशज, सिंह, वोगा, सूर्यदेव की संतान वगैरह वगैरह। तो आप देख लीजिएगा। पेय पदार्थ को हम देख लेते हैं। सल्फी क्या है, मुड़िया माड़िया सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। मुड़िया और माड़िया जनजाति का पेय पदार्थ है सल्फी। ताड़ी किसका है, बैगा और भील का, ताड़ वृक्ष या फिर छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हांडिया किसका है, कोरबा जनजाति का। कोरबा किसकी उपजाति है, तो कोरबा आपकी कोल की उपजाति है। ठीक है। छिंद रस किसका है, माड़िया और अभोज माड़िया का, छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पेज आपका गौण और भारिया का है, दोपहर का भोजन कहलाता पेज। कोशमा किसका है, उराव, कोसम बीज एवं पके चावल की बासी से इसका बनाया जाता है। ठीक है। फिर देख लेते हैं अधिनियम जो जनजातियों से संबंधित है और उनके प्रकाशन वर्ष। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम जो आया था, अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में आया था। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 में आया था, और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो भारत में 1996 में गया था, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू हुआ 2022 में। और 21 जिले हैं। ठीक है। 21 जिले हैं, 21 जिले में और 89 विकास खंडों में लागू हुआ था। ठीक है। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में आया था, और लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2008 से। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी संशोधन अधिनियम 2012 में आया था, वन अधिकारों की मान्यता के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब आया था, 19 फरवरी 2004 को। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग कब आया था, 29 जून 1995 को। तो जो मध्य प्रदेश वाला आयोग है जनजाति वाला, वो पहले बन गया था, और नेशनल लेवल पे जो कमीशन आया था वो बाद में आया था। अब क्या हुआ है, रिसेंट में अभी सम्मेलन हुए हैं। तो सम्मेलन जो हुए हैं, बैगा का हुआ है, कोल का हुआ, सहरिया का हुआ है, जिनमें से 2 पीवीटीजी का हुआ है, 1 का नहीं हुआ है। वह 1 पीवीटीजी कौन की है आपको बताना है। बैगा, सहरिया और कोल का हुआ है, तो 2 पीवीटीजी हो गई, 1 बची है पीवीटीजी। किसका सम्मेलन नहीं हुआ तीसरी पीवीटीजी का, आपको बताना है। ठीक है। तो सम्मेलन किस किस का हो चुका है, बैगा सम्मेलन कब हुआ, 7 जून 2025 को डिंडोरी के बजाग में। कोल सम्मेलन कब हुआ, 9 जून 2025 को शहडोल के ब्योहारी में। और सहरिया का सम्मेलन कब हुआ, 18 जून 2025 को शिवपुरी के कोलारस में। तो आज जो हमारी जनजातियों का भौगोलिक विस्तार की श्रृंखला थी, खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।